अब हम बात करते हैं कि जो विकिरण की विशिष्टताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो विकिरण की विशिष्टताओं के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो हमने अभी कहा कि कई तरीके से विकिरण हमारे आसपास उपलब्ध होती है, मौजूद होती है, और प्राकृतिक और कॉस्मिक दोनों हो सकता है, यानी अंतरिक्ष से भी आ सकता है, प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि केरला के जो पृष्ठभूमि थी वहाँ से विकिरण उत्पन्न हो रहा था। मानवीय क्रियाकलापों से भी विकिरण उत्पन्न होते हैं। अगर बात करें अपने वायुमंडल की, तो अंतरिक्ष से जो आने वाली अधिकांश विकिरण होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, वो वायुमंडल की परतों के कारण सोख लिए जाते हैं या उन्हें रोक दिया जाता है। अब हमें उन्हें विषय में चिंता करनी है जो मानवीय या जो हानिकारक हैं और मानव के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होते हैं। हमें अब उनके विषय में ही चर्चा करनी है। तो विकिरण की जो विशिष्टता होती है उसमें सबसे पहली विशिष्टता ये होती है कि ये ना तो दिखाई देते हैं और ना ही इनके प्रभाव का तत्काल कोई एहसास होता है। हाँ, इनके अगर डोज अधिक हो गए हैं तो उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो अधिकांशतः शरीर के भीतर होता है और जीवों के शरीर में ये इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी किसी किसी मामलों में ये मानव में बहुत कष्टकारी और घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये होती है, एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद ये विकिरण दशकों तक सक्रिय रूप में बने रहते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि एक बार अगर कोई विकिरण उत्पन्न हो गया तो बहुत सालों तक, दशकों तक वो सक्रिय रूप में बना रहता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि चौथी विशेषता कि दीर्घ स्तर पर यानी बहुत बड़े स्तर पर ये विकिरण परितंत्र के सभी घटकों को संदूषित करते हैं, चाहे वो वायु की बात हो, चाहे वो मृदा की बात हो, चाहे वो जल की बात हो। सूक्ष्म स्तर पर भी इन विकिरणों का प्रभाव खाद्य श्रृंखला, यानी जो हम लोग आहार श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं, उसके ऊपर पड़ता है। खाद्य श्रृंखला में ये विकिरण प्रवेश कर जाते हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि विकिरण का जो कैसे उत्पन्न होते हैं और मानव का जो प्रभावन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें हमने अभी चर्चा किया कि विकिरण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं, मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं उससे भी विकिरण उत्पन्न होते हैं। अब इनके जो मुख्य स्रोत हैं हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। पहला होता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से ये बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से भी बहुत भारी मात्रा में विकिरण उत्पन्न होते हैं और इनसे जो निकले निम्न स्तर के विकिरण आसपास के पर्यावरण में फैल जाते हैं। बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारे उपाय, आधुनिक तकनीकी और नियमों के बावजूद भी निम्न स्तर के विकिरण आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं। अब इनके परिणाम से जो अनभिज्ञ व्यक्ति है या इनके पास कोई विकल्प अगर नहीं है तो
या जो लोग इसके परमाणु संयंत्र के जो नज़दीक रहते हैं वो विकिरण से काफ़ी समय तक प्रभावित रहते हैं। उनमें आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश के जिस विषय पर हम लोग चर्चा किए, जिसका नाम चुटका है, चुटका परमाणु संयंत्र जो कि अभी स्थापित नहीं हुआ है, उसके खिलाफ, उसके स्थापना के खिलाफ, उसके निर्माण के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। विकिरण का जो अन्य स्रोत है उसमें व्यावसायिक जो प्रभावन है, यानी विकिरण कार्यकर्ता जो कि अनुमत डोज जिसे सीमाओं के भीतर विकिरण पर्यावरण में काम करते हैं, उनके जो भी विकिरण के आसपास जहाँ पर विकिरण उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके डोजेज को नियमित रूप से मॉनिटर किया जाता है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में जो विकिरण सेक्टर है, यानी जहाँ पे एक्सरे वगैरह हो रहा है, वहाँ पे उनके मात्रा को डेली कंटिन्यू उसको मेज़र किया जाता है। चाहे वो रेडियो एक्टिव रसायन संसाधन संयंत्र की बात हो, वहाँ पे भी उन लोगों के जो उसके आसपास हैं उनके विकिरण की जो मेजरिंग है वो की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। जहाँ पे यूरेनियम का निष्कर्षण होता है उस संयंत्र के लोगों का इस प्रकार से मेजरमेंट या उस मीटरिंग की जाती है। जहाँ पे शोध संस्था है, जहाँ पे रिसर्च चलते रहते हैं, वहाँ बहुत अत्यधिक या जहाँ पे बहुत अत्यधिक शोध कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर भी और विभिन्न रूप रसायन में भी जो है निकोलाइड का व्यापक और विविध किस्मों में प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर उन लोगों का मीटरिंग किया जाता है, चेक किया जाता है कि उनमें कितना लेवल है उसका। इसके अलावा प्रयोगकर्ता, शोध संस्थान, विश्वविद्यालय की जो प्रयोगशालाएं हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, इनमें बड़ी मात्रा में इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इनके पास कोई भी बहुत ही व्यापक अपशिष्ट जो उसमें से जो भी निकलता है उस जो अपशिष्ट निकलता है उसके उपचार के लिए बहुत अच्छी तकनीकी और विधि उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वहाँ से भी रेडिएशन निकलता है। यानी संक्षेप में कहें तो जो शोध संस्थान हैं जहाँ पे इस प्रकार के रिसर्च होते हैं, भारी मात्रा में शोध होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ एक्सरे वगैरह होता है, या विश्वविद्यालय में जहाँ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, या जहाँ पे यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है, वहाँ से रेडियो एक्टिव रसायन संसाधन संयंत्रों से, यहाँ से, या जो बहुत सारे जो स्टूडेंट शोध रिसर्च करते हैं उससे, वहाँ से, तो ये भी एक बहुत बड़ा विकिरण के उत्पन्न होने का स्रोत होता है। एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है जिसे हम लोग अक्सर जानते हैं, बहुत सारे देश धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, पाव पाव भर का परमाणु बम है, 100-100 ग्राम का परमाणु बम है। तो जो नाभिकीय अस्त्र शस्त्र होते हैं जिन्हें सारे देश अपने यहाँ विकसित कर रहे हैं या कर लिए हैं या कर दिए हैं, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इकट्ठा करके रखे हैं, अगर बाय द वे ऐसा ईश्वर ना करे हो, लेकिन बाय द वे ऐसा कभी हो गया कि किसी मानव जनसंख्या पर इसे छोड़ दिया गया, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ दिया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसका क्या परिणाम होगा इसकी कल्पना ही करना एक बहुत बड़ा, कल्पना से ही बहुत बड़ा चिंता उत्पन्न होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विकिरण का स्रोत है। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं वो भी बहुत विकिरण पर्यावरण में छोड़ते हैं। रेडियो एक्टिव जो बहुत बहिस्राव होते हैं यानी अपशिष्ट होते हैं, उनके ज़रिए वो उन विकिरणों को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिनसे दुर्घटनाएं होती हैं।
और इन दुर्घटनाओं को सुदूर बताया जाता है, यानी बहुत दूर बताया जाता है। जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, एक रूस का एक क्षेत्र था, जगह था, जिसको हम लोग चेरनोबिल कहते हैं। चेरनोबिल महाविपदा जिसे कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसका प्रभाव हुआ और कैसे मानव के ऊपर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो विकिरण है वो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। तो मानव स्वास्थ्य पर विकिरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रभावन। प्रत्यक्ष प्रभावन में जो विकिरण होता है, जो विकिरण स्रोत होता है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। प्रत्यक्ष प्रभावन में विकिरण का जो स्रोत होता है वो शरीर के बाहर होता है। जैसे संदूषित वायु में विकिरण मिला हो, संदूषित जल में विकिरण मिला हो, या घुला हुआ हो, या संदूषित सतह से उसका प्रभावन हो रहा हो। और दूसरा होता है आंतरिक प्रभावन। पहला होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रभावन, दूसरा होता है आंतरिक, जब विकिरण का जो स्रोत है वो शरीर के अंदर हो। जैसे सांस के साथ, भोजन के साथ, खाद्य श्रृंखला के साथ शरीर के अंदर विकिरण को ले लिया गया हो या लिया जाता हो। अब हमने कहा कि इसके ऊपर दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला होता है कायिक प्रभाव, दूसरा होता है आनुवांशिक प्रभाव। कायिक प्रभाव क्या होता है? उन विकिरण प्रभावों को जो प्रभावित व्यक्तियों में अभिव्यक्त होते हैं। उन विकिरण प्रभावों को जो प्रभावित व्यक्तियों में अभिव्यक्त होते हैं कायिक प्रभाव कहलाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा महसूस हो कि नहीं ये व्यक्ति विकिरण से प्रभावित है, तो इसे हम लोग कायिक प्रभाव कहेंगे। शरीर के कुल 60 विकिरण की यानी 500 से 2000 रेड वाली डोज का परिणाम अगर किसी के शरीर के अंदर 60 किरण हो और 500 से लेकर के 2000 तक, 2000 रेड मतलब रेडिएशन वाली डोज अगर किसी के शरीर के अंदर है तो 1 सप्ताह के भीतर उसकी मृत्यु होना तय है। अगर यही 100 से लेकर के 500 तक रेड वाली डोज अगर किसी के शरीर के अंदर है तो उसे कहा जा सकता है, तो वो व्यक्तिगत प्रभावन के अनुपात पर निर्भर करेगा। उसमें व्यक्ति को क्षति भी हो सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक समय होता है जिसे हम लोग प्रच्छन्न काल कहते हैं। प्रच्छन्न काल कहते हैं, जिसे लेटेंट पीरियड कहा जाता है। इस काल के बाद यदि किसी व्यक्ति के अंदर डोजेज हैं तो प्रच्छन्न काल के अंत में यानी प्रभावन के बाद उस व्यक्ति के अंदर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसका प्रभाव कैसे दिखाई देगा? इसका प्रभाव कुछ इस रूप में दिखाई देगा, जैसे किसी जो व्यक्ति प्रभावित है उसकी अस्थि मज्जा की क्षति हो जाएगी, त्वचा शोथ हो जाएगा,
उसके अंदर नपुंसकता स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं रेडिएशन से। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 100 रेड का डोज है या इससे कम डोज है, या इतना ही डोज लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को प्राप्त हो, तो इनके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते भी हैं। जैसे किसी के आयु के साथ संवेदनशीलता में डाइवर्सिटी यानी विविधता देखी जाती है। अगर बात करें तो लंबी अवधि तक दी जाने वाली छोटी छोटी रेडिएशन के डोजों का प्रभाव एक बड़ी डोज के मुकाबले कम होता है। अगर किसी व्यक्ति को एक रेडिएशन प्रति वर्ष लगातार प्रभावन से होने वाले वार्षिक जोखिम को अगर देखा जाए तो इसमें प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से लगभग 20 मामलों में एक रोग होता है जिसे हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। यानी अगर एक रेडिएशन प्रतिवर्ष दिया जाए या किसी को प्राप्त हो रहा है, किसी जनसमूह को प्राप्त हो रहा है, तो रिसर्च कहता है कि अगर ये 10 लाख व्यक्तियों को मिला, 10 लाख व्यक्तियों को मिला, तो उसमें से 20 लोगों को ल्यूकीमिया की समस्या हो जाएगी, यानी ल्यूकीमिया नामक रोग हो सकता है या उन्हें होगा या हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक ही यानी एक बार में ही बड़ी डोज दे दी जाए तो उसके जीवित रहने की आशा बहुत कम होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो रेडिएशन का डोज है वो अगर कम मात्रा में लंबी अवधि तक दी जाए तो उसका प्रभाव कम होगा, जबकि एक बार में ही अगर किसी व्यक्ति को बड़ा डोज दे दिया जाए तो उससे उसकी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा आता है आनुवांशिक प्रभाव, कि आनुवांशिक प्रभाव कैसे होता है। तो आनुवांशिक प्रभाव में हम लोग कह सकते हैं यदि प्रभावित व्यक्ति के वंशजों को भी वो प्रभाव देखने को मिलता है, यानी अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है और उससे जो आने वाला जनरेशन है या जो जनरेशन आ रहा है उससे वही रोग या वही बीमारी उसमें भी देखी जाती है, तो इसे हम लोग कहेंगे आनुवांशिक प्रभाव। और इस प्रकार के जो विकिरण होते हैं वो व्यक्ति की अगली पीढ़ी में या परवर्ती पीढ़ियों में भी अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं, जिसका आकलन करना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे विकिरण जनन कोशिकाओं में या तो घातक उत्परिवर्तन करके, जिसके परिणाम स्वरूप असामयिक मृत्यु हो जाती है, या प्रजनन क्षमता को ह्रासित करके क्षति पहुंचाते हैं, और गैर घातक उत्परिवर्तन उत्पन्न करके, जिनके कारण परवर्ती पीढ़ियों में आनुवांशिक विकारों की दर में वृद्धि हो जाती है। इनमें से अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, यानी ये चीज़ जो है
जो जो विकिरण है ये जब अनुवांशिक होता है तो ये एक लंबी श्रृंखला तक चलता रहता है और इसमें व्यक्ति की जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें ह्रास हो सकता है, असामयिक मृत्यु हो सकती है और प्रकार की क्षति हो सकती है, ये चीज़ दिखाई देता है। अब लास्ट में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी जिसे महापदा कहते हैं, वो घटना क्या थी और कैसे हुई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमाणु रिएक्टर में दुर्घटना होने की संभावना बेहद कम होती है, या परमाणु पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसे बहुत ज़्यादा कदा ही ऐसी कोई दुर्घटना होती है कि बहुत बड़ी आपदा हो जाए, लेकिन जो आपदा होती है उसके क्या असर हैं, तो उसमें लोग कहते हैं कि 23,000 वर्षों में ऐसी घटना एकाध बार हो, ऐसा कोई संभावना है। फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि जो चेरनोबिल, जिसे हम लोग चेरनोबिल महा आपदा के नाम से जानते हैं, 26 अप्रैल 1986 कीव की उत्तर दिशा में 80 मील दूर चेरनोबिल नाभिकी सम्मिश्र में 4 रिएक्टरों में से एक में 2 भयंकर विस्फोट हो गया। 26 अप्रैल 1986 रेडियो एक्टिव का जो मलबा था वो आसमान में 1 मील तक ऊंचाई तक उड़ा और जलती हुई रिएक्टर जो क्रोड होता है उसको ठंडा करने में 10 दिन का समय लग गया। विकिरण की एक छाया स्कैंडिनेविया से होते हुए स्कॉटलैंड और वेल्स से होती हुई यूरोप तक मुड़ गई। 2 सप्ताह के भीतर समस्त उत्तरी गोलार्ध में गीगर काउंटर वाशिंगटन और टोक्यो तक भी अंतःभूमिक रेडियो एक्टिविटी के बढ़े हुए स्तरों को दर्ज किया जाने लगा। 32 लोग विस्फोट और उसके तात्कालिक प्रभाव में तुरंत मर गए, जिनमें से अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए केवल मैकिनटॉश पहने हुए थे। मैकिनटॉश एक प्रकार का उपकरण होता है, जैसे हम लोग कोरोना के महामारी में मास्क पहनते हैं, वैसे ही मैकिनटॉश परमाणु रिएक्टर में पहना जाता है। और बड़ी बहादुरी के साथ वो लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। वो 32 लोग तत्काल ही मर गए। लेकिन कुछ समय के बाद मरने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई, जिसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो उस स्थान से जहां ये विस्फोट हुआ था वहां से बहुत मीलों दूर थे, यानी हजारों मीलों दूर रहने वाला व्यक्ति भी उस आपदा के कारण उस रेडिएशन के प्रभाव में आया और उसकी मृत्यु हो गई। अमेरिका में एक रिसर्च किया गया इस विषय के इस घटना के बारे में, जिसमें ये कहा गया कि चेरनोबिल का जो दुर्घटना था उसके कारण 12,000 रूसी नागरिक और 21,000 यूरोपीय नागरिकों का विकिरण द्वारा यानी विकिरण से उत्पन्न कैंसर से उनकी जानें चली। यानी 12,000 रूसी नागरिकों का और 21,000 यूरोपीय नागरिकों को जो उस विकिरण के चपेट में आए उन्हें कैंसर हुआ और कैंसर होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये आंकड़े सत्य भी हो सकते हैं, सत्य नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, इसका संसार में फिर आगे कहा गया कि इसका संसार में 10 लाख लोग इसके शिकार हो सकते हैं। और आज भी यानी उसके उस दुर्घटना के 5 साल के बाद भी
ब्रिटेन यानी यूके, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, कि बहुत कुछ क्षेत्रों में भेड़ मानव उपभोग के लिए अघोषित कर दी गई। यानी जो भेड़ें होती हैं उन्हें मानव उपयोग करते हैं, तो भेड़ों को मानवीय उपयोग के लिए उन्हें अघोषित कर दिया गया, यानी उन्हें मना कर दिया गया। क्योंकि जिस बंजर भूमि में या जिन घास के मैदानों में वो चलती थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, वहाँ का जो सॉयल था, उसमें रेडियो एक्टिव जो धूल था, उसके स्तर में अधिक विकिरण पाया गया, जिन पे उन्हें चलाया गया था। यानी जिन जिन स्थानों पे, जिन चारागाहों में भेड़ों को चराया गया था यूनाइटेड किंगडम में, उन स्थानों में विकिरण की मात्रा, उसके धूल में विकिरण की मात्रा अधिक थी, जो कि उन भेड़ों में चली गई थी। तो इसलिए उन भेड़ों को मानवों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया, यानी मानवों को उपयोग करने से मना कर दिया गया। ये थी चेरनोबिल दुर्घटना, जो कि 1986 26 अप्रैल को घटित हुई थी। बहुत बड़ी महाआपदा। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि जो हमारा विकिरण है, ये वो जो हमारा विकिरण है वो कितना खतरनाक हो सकता है, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है वो कितना भयानक हो सकता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण कैसे होता है।